नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आज आई दो खबरों से लगाइए। पहले, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हुए। उसके बाद प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इस बात की जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है और सभी काम अब वर्चुअल तरीके से वो करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको हमने ये कहते हुए सुना था कि कोरोना है ही नहीं, जिन्होंने कोरोना को डर फैलाने का एक साधन करार दे दिया था, वो भी कोरोना से अब संक्रमित हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना का कहर पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और हालात अब हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हालातों में कोरोना किस तरह काबू में आएगा, क्या उपाय किए जाने की जरूरत है, क्या यूपी में भी महाराष्ट्र के जैसे लॉकडाउन की जरूरत है? एक सवाल यह भी कि पंचायत चुनाव की चुनौती को लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कैसे पूरा किया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हमारी आज की अगले 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। इसमें हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना के जिस तरह से रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, उसमें अब सरकार के पास रास्ता क्या है, जनता के पास क्या विकल्प है और क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही इसका एक अंतिम समाधान माना जाएगा? जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, सख्त निर्देश दिए कि संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए, क्या अब यह अंतिम साधन के रूप में सामने आएगा? और यूपी में कोरोना काल में क्या क्या हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दे चुके हैं। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। यह जानकारी आप सबके बीच में प्राइम न्यूज पहले ही पहुंचा चुका है। वर्चुअली सभी काम करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी कार्य होंगे ऑफिशियल, वो अब वर्चुअल माध्यम से ही संपन्न करेंगे। साथ ही यह भी जानकारी सामने आई कि उनके स्टाफ के तमाम अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई मंत्री भी पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और साथ ही आपको बताएं कि यूपी में कोरोना की स्थिति क्या है। 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 5,500 नए केस लखनऊ के अंदर केवल आए। मतलब राजधानी सोचिए कितनी गंभीर परिस्थिति में इस वक्त गुजर रही है। कानपुर में 24 घंटे में 1,274 नए कोरोना के मरीज जुड़ चुके हैं। जौनपुर की बात करें तो 263 नए केस इसमें जुड़े हैं। गाजियाबाद की बात करें तो 199 नए मामले सामने आए हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए, तमाम जिलों की जहां पर भी हम बात कर रहे हैं वहां पर कोरोना सामान्य दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना आपको असामान्य तरीके से बढ़त बनाते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है और एक तरह से ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन बोल्ड करने की दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। सबसे जो गंभीर परिस्थिति सामने आई वो यही आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आइसोलेट पहले ही कर चुका हूं। मंगलवार के समय से ही वो आइसोलेशन में है, लोगों के संपर्क में नहीं आए और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सामने आकर ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच करा ले। अखिलेश यादव का केस भी सामने आया कि जिस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद यह भी अब प्रश्न सामने खड़ा हुआ कि अगर कोरोना इतना ज्यादा आक्रामक है, इसका जो नया वेरिएंट है, चाहे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो, चाहे ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ये इस समय इतना खतरनाक तरीके से म्यूटेट होकर पब्लिक को बीमार कर रहे हैं कि अब जनता को भी सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की गाइडलाइन के बाद ही वो अपने आप को घरों में कैद करेंगे? अब क्या ये वो समय नहीं आ चुका है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि हमको बिना किसी कार्य के बाहर नहीं जाना है? क्या जब सरकार बोलेगी कि हम इतने हजार का चालान काटेंगे तभी आप लोग घर के अंदर कैद होंगे, या आपको जब इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हमारे परिवार का कोई संक्रमित हो चुका है तभी आप उस भय को वापस से महसूस करेंगे जो 1 साल पहले मार्च अप्रैल के महीने में आपने पिछले वर्ष महसूस किया था? आखिर उस तरह की संवेदनशीलता अब जनता के बीच में भी क्यों नहीं है? हालांकि यहां पर सबसे बड़ी चीज ये भी आज हम चर्चा में जरूर उठाएंगे, पिछले साल की परिस्थिति में और इस साल की परिस्थिति में एक और बड़ा फर्क है जो लगातार प्राइम न्यूज आप सबके बीच में उठाता आया है। पिछले साल जो ठीक कराने वाले जो देवता थे, मतलब जो डॉक्टर्स थे, पुलिस थे, वो भी इस साल बीमार पड़ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पहले मैं एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जावेद अहमद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मनोज यादव हैं, प्रवक्ता सपा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही सिद्धार्थ गुप्ता हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही मेरे साथ प्रेम शंकर सिंह हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्राइम न्यूज के। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश चंद्र, सबसे पहले आपके पास आता हूं, जिम्मेदारी तो आपके ही पास है पूरी। आपको नहीं लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि आपको पूरी तरह से जिम्मेदार होकर, सतर्क होकर और कठोर होकर, इस शब्द पर मैं सबसे ज्यादा जोर दूंगा कि कठोर होकर अब आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि जनता अपने घरों में रहे, बेवजह यहां वहां न घूमे और कोरोना को रोका जा सके? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही अत्यंत चिंता की बात है जिस तरह से कोरोना का ये सेकंड जो वेव आई और जो ये वेरिएंट है, जिस तरह से ये घातक सिद्ध हो रहा है,
तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर चिंता की बात है, सभी के लिए चिंता की बात है। और जहां तक सरकार का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सरकार ने युद्ध स्तर पर पहले भी काम किया था, आज भी काम कर रहे हैं। और जो सारे विकल्प हैं कि जिससे कोरोना को कंटेन किया जा सकता है, जो लोगों की जिंदगी जीवन की रक्षा की जा सकती है, उन सारे विकल्पों पे सरकार काम कर रही है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, सरकार उन विषयों पे भी विचार कर रही है। लेकिन जैसा कि पहले का भी अनुभव है कि इसका लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नहीं है। यदि जागरूकता हम सब में नहीं आएगी और कोरोना जैसी जो महामारी का संकट, जो वैश्विक संकट है, इसको लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो गांव देहात से लेकर के कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इसकी जानकारी न हो और इसके जो अनुशासन है उसकी जानकारी न हो। लेकिन अगर हम लोग जानबूझ करके हम सब लापरवाह हो रहे हैं, हम सब लोग उन अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है। और हम अपने को ही नहीं खतरे में डाल रहे हैं, परिवार, समाज और बहुत व्यापक समुदाय को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी सारी बातें सही हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये कर लेना चाहिए ताकि कोरोना जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब कठोर बनने का समय आ चुका है? अब सिर्फ और सिर्फ अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा ना। आप जब तक सख्त नहीं होंगे जनता तो नहीं मानेगी। अब आपको सख्त कदम यहाँ पर उठाने होंगे, या जब 5 लाख के ऊपर केस आने लगेंगे तब आपकी नींद खुलेगी? नहीं, निश्चित रूप से सरकार उन सारे, मैंने पहले ही कहा कि सारे विकल्पों पे सरकार काम कर रही है। सख्त कदम जब सरकार उठाती है तो अनेक बार विपक्षी दल से लेकर के बहुत सारे लोग उस पर बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं। आज अगर ये आवाज मीडिया की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से स्वतः सरकार को स्वतः आगे बढ़ करके सख्त कदम उठाने चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार उन कदमों को भी उठाएगी जिससे इस अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। मनोज जी, आपको क्या लगता है, चूक कौन रहा है? सरकार चूक रही, जनता चूक रही है, या कोरोना इतना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि वो हमारे बीच में रहना ही चाहता है? बिल्कुल आलोक जी, भारत में अगर आज की डेट में सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में खासकर राजधानी जो हमारी लखनऊ है वहां पे है। तो इन परिस्थितियों के आधार पे मैं कोरोना को बिल्कुल नहीं कुछ कहने वाला, क्योंकि कोरोना तो जो कोरोना की जो स्थिति थी वो तो कोरोना अपना काम करेगा ही, लेकिन जो काम सरकार का था वो काम सरकार भूल गई। और मैं किसी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के होने के नाते सरकार को सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सरकार से मतलब मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार से, जिस दिन ये वैक्सीन आ गई, वैक्सीन के बाद से सरकार ने उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की और वो कोशिश सफल भी बहुत हद तक हुई। लेकिन जब ये बात जनता के बीच में चली गई कि वैक्सीन आ गई, अब हमें किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है, उस दिन से ये स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होना शुरू हो गई। जनता के मन में विश्वास हो गया कि हम अब कोरोना पे किसी मास्क या सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, योगी जी, मोदी जी वैक्सीन ले आए हैं और अब वो कोरोना पे जीत लेंगे। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, समाज में हुआ है, मेरे हृदय ने महसूस किया, जिस तरीके से सरकार ने, जिस तरीके से मीडिया ने बताने की कोशिश की वैक्सीन के पॉजिटिव पॉइंट, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन विश्व के अगर तमाम सारे देशों को लेकर हम देखेंगे और बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि वो वैक्सीन आने के बाद भी किसी देश ने कोताही नहीं बरती। सेकंड वेव आई और सेकंड वेव में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्राजील हो या इंग्लैंड हो, कितने भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी सेकंड वेव पे इतनी मार उनको नहीं पड़ी क्योंकि वो सीख चुके थे। लेकिन भारत में कुछ सीखा नहीं गया। भारत में सिर्फ जनता को ये बताने की कोशिश की गई कि देखो हम देवता स्वरूप है, हमने एक ऐसा आपको आशीर्वाद दे दिया है कि आप जिस संपूर्ण भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी को आप काउंट करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? देखिए कोई हम छोड़ के क्यों सकते हैं? आपके भी तो कार्यकर्ता इसमें होंगे। सभी है। जब सबको पता चल गया कि बात का ध्यान नहीं रखा उन्होंने, वो भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो भी कौन बता रहा है, किसका ध्यान आ गया? ये हमारे प्रेम सर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्राइम न्यूज के।
अरे तो उनसे कहिए थोड़ा सा धीरज धरे, वो जग जाहिर है, जग विदित है। हमने कहा ना नहीं मनोज जी, मैं धीरज रखा ही हुआ हूँ, पता चल गया, धीरज रखा ही हुआ हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया। बंगाल में गए थे हम, तो बाबा जी के पास गए थे, बंगाल वाले भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो स्टार प्रचारक नहीं, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा क्यों आ गया आपको? जिनके जिम्मे सारी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के लिए सारे सिस्टम को, चलो ये सारी इतर बातें हैं। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हालात क्या अनूप जी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। ये वक्तव्य है लखनऊ जनपद के डीएम का, और आपके ही कानून मंत्री जिस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं और जिस बदहवाली का दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? अनूप शुक्ला की जिम्मेदारी है क्या कोरोना को रोकने की? मनोज यादव की जिम्मेदारी है क्या? या हमारे जावेद खान जी की जिम्मेदारी है? मेरे हिसाब से आज यहाँ पर हम सबकी है मनोज जी। मैं भी जब घर से निकलता हूँ ना, अपने हाथ को सैनिटाइज करके निकलता हूँ, ऑफिस में आता हूँ तब अपने आप को सैनिटाइज करता हूँ, और 24 घंटे कोशिश करता हूँ कि लोगों से दूर रहूं। आलोक जी, वो एक पहलू है। सरकार नियम बनाती है, सरकार जनता के ऊपर सख्ती करती है। अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने कह दिया कि जनता को सब कुछ करना। अरे जनता को पता है कि किसी को गाली देंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, मार देंगे तब भी हम पे। यहाँ दिक्कत तो यही है ना मनोज जी, दिक्कत यहाँ पर यही है कि सब कुछ सरकार पर थोप दी जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, ये बताइए क्या जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी है? क्या जनता की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, या विपक्ष में बैठे वो लोग जो राजनीति करते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कौन करेगा व्यक्ति व्यवस्था? खुद एंटी कोरोना टास्क फोर्स पे हूँ और इतने समय से जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है लगातार वर्क कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर। दर्शकों को मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा इतिहास भी गवाह है, जब जब कभी पैंडेमिक आया है तो ऐसा नहीं कि वो एक साल के अंदर खत्म हो गया हो। ये हम लोग इस समय जो वेदर को, जो एक्सपीरियंस को जो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पीक समर की तरफ जा रहे हैं। वायरस एक हमेशा एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन रहता है, बट वायरस की क्वालिटी होती है हिडन, जिसे लेटेंसी कहा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है वायरस का, और जब उसको किसी तरह का कोई ट्रिगर जोन या एग्रीवेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो उस एग्रीवेटिंग फैक्टर से इन्फेक्शन मासेस में फैलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वैक्सीन जो है वो बहुत इफेक्टिव है, सेफ है, बट वैक्सीन के साथ साथ जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ न्यूज चैनल में, सेकेंड डोज के लगने के बाद भी सफिशिएंट टाइम चाहिए एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डेवलप करने। ठीक है। थर्डली, ये बात हम लोग एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, एज ए एंटी कोरोना टास्क फोर्स मेंबर भी कई बार कह चुके हैं कि प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है। और आज हम सब जब पैंडेमिक में इस समय 2021 में पहुंच गए हैं, एक साल के बाद, तो आज हमें पता तो लग चुका है कि कौन कौन से केसेस हैं, माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस, सीवियर केसेस हैं। पर ये वाली स्थिति दोबारा से क्यों डेवलप हुई है, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि सरकार के साथ साथ एक जो सिविक सेंस होते हैं, नागरिक हैं, दोनों की साझा रूप से जिम्मेदारी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने बहुत केयरलेसनेस देखी थी। लोगों ने, हम लोग ये देख रहे थे कि मास्क तक क्या, लोग सैनिटाइज क्या, सोशल डिस्टेंसिंग क्या, कहीं नॉर्म्स फॉलो नहीं करे जा रहे थे। जब लोड बढ़ा तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर लोड बढ़ता है, फिर वो हम लोगों को फिर वो दोबारा डिवाइड करने पड़ते, कौन से कंटेनमेंट जोन्स हैं, कौन से नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं। वही तो आज हम जब लॉकडाउन, फिर से जब पार्शियल लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, और कुछ स्टेट में जो लॉकडाउन जो लगना फिर से जो जारी हुआ है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश को हम लोगों की एक जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग अपने आप को इसमें अपने आप को सुरक्षित रखें और सेफ। ठीक ठीक। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद जी, अब आपको क्या लगता है विपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? देखिए, संक्रमित किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, जनता में कोई हो सकता है, डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, पुलिस वाले भी संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमण का कोई दायरा नहीं है। अब आपको नहीं लगता है कि इस समय में आपस में आरोप प्रत्यारोप के दौर को पीछे छोड़कर कुछ ऐसा संगठन एक तरह से सामने अपना बनाया जाए कि जब तक कोरोना हमारे बीच में है, कम से कम एक पार्टी की तरह हम लोग यहाँ पर व्यवहार करें, ना कि टीका टिप्पणी पर हम लोग ज्यादातर व्यस्त रहें? देखिए आलोक जी, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। टीका टिप्पणी का कोई समय नहीं है, आलोचना का समय नहीं।
लेकिन ये भी तो ये इस बात को भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि विपक्ष अगर सुझाव देता है, विपक्ष की भूमिका का हम निर्वहन करते हैं, तो सरकार उसको बिल्कुल दुश्मनी के रूप में लेने का काम कर रही है। अब तो सरकार ही सरकार से लड़ बैठी। कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी का मतलब क्या है? जो आरोप कांग्रेस निरंतर लगा रही थी, जिस तरीके के सवाल उठा रही थी, उसकी पुष्टि तो कानून मंत्री जी ने स्वयं कर दी। सरकार ने शिथिलता बरती, इसको तो स्वीकार करे ना। जो अव्यवस्था हुई इसको तो स्वीकार करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, ये गंभीर विषय है, हम इस पर राजी। आप ये बताइए, अगस्त और सितंबर में एम्स हमारे देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, उसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी और उसके पूर्व निदेशक डॉक्टर एन.के. मिश्रा जी, IIT कानपुर बेंगलोर के तमाम वैज्ञानिक, हमारे तमाम साइंटिस्ट लगातार कहते रहे हैं कि मार्च से मई तक भारत में इसका पीक आवर होगा। और आप ये बताइए कि जब ये इसकी चेतावनी मिल रही थी तो सरकारों ने या हमने भी मान लिया शिथिलता बरतने का काम क्यों किया? पिछले कोरोना काल में 850 लेवल 3 के बेड थे लखनऊ में, आज 503 बेड बचे हैं। ये 300 और ये किसकी शिथिलता की भेंट चढ़ गए? विपक्ष की शिथिलता की भेंट चढ़ गए। लखनऊ की स्थितियां क्या है? ये लगातार कहा जा रहा था कि ये अब की इसका प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से होगा। आज ये कहा जा जो है नैतिकता के आधार पे पालन करे और सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन से दूर रहे। जनता ही सब करेगी। जनता कितना करेगी जब आपके कारखाने खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए, रोजी रोटी के लिए आएगी। हम आप देख रहे हैं कि डबल डोज लेने के बाद हमारे बड़े बड़े संस्थान के जो हमारे वॉरियर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो हमको समाज को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे, मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये हमारे लिए दुखदाई नहीं है। इन सब घटनाओं को देखने के बाद ठीक है, तो इन सारे के सारे जी ठीक है, इन सारे पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं। प्रेम जी, हम आपसे ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। जावेद जी आ रहा हूँ आपके पास, हरीश जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रेम जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी बहुत ही विकट परिस्थिति है। सरकार का कहना है कि जनता की तरफ से लापरवाही हो रही, विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही, लेकिन यहाँ पर सबसे विकट परिस्थिति ये है कि जनता सिर्फ लापरवाही नहीं कर रही है, वो एक तरह से अब कुछ ऐसा कार्य कर रही है जो कि कोरोना को फैलने में मददगार साबित हो रहा है। जिन जगहों पर उसको नहीं जाना चाहिए, इतना भी जरूरी नहीं है सिनेमा इस वक्त देखना, इतना भी जरूरी नहीं है जाकर भीड़ कहीं पर इकट्ठी करना, इतना भी जरूरी नहीं है कि अगर शादी समारोह हो रहा हो तो उसमें 500 लोग बुलाए जाएं। क्या इसमें सरकार की अब जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कुछ ऐसी सख्त गाइडलाइंस जारी करे कि जनता को कानूनी रूप से अब रोका जाए? कहीं इसमें चूक तो नहीं रही सरकार भी? देखिए आलोक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहता रहूंगा कि जिम्मेदारी जिसकी जहां पे तय होनी चाहिए उस जिम्मेदारी उसको ही निभाना पड़ेगा। सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार को जिम्मेदारी निभानी होगी, और जो उनको करना था शायद वो चीजें नहीं हो पाई। उसी का ये नतीजा है कि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन उन कोशिशों में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। विपक्ष सवाल उठाए, मुझे इससे गुरेज नहीं है। मनोज जी लगातार कह रहे थे सरकार को लेकर, हम कह रहे थे सरकार पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक रूप से शुरुआती तौर पे सरकार की ही जिम्मेदारी है कि व्यवस्था वहां पर चुस्त दुरुस्त किया जाए। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है, हम उस खतरनाक मोड़ पर हैं जिस सूबे में उसका मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जाए, जिस सूबे में उसका विपक्ष का नेता कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो खतरनाक कितना है ये मामला, कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इस बड़े खतरे को समझिए, और समझकर, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो या वो सरकार के लोग हो या सरकारी लोग हो, आपको एक साथ होकर इस बड़े जो कोरोना का जो बड़ा अटैक हुआ है उससे निपटना होगा। जहां तक बात जनता जनार्दन की है कि जनता अपनी जिम्मेदारी क्या नहीं निभा रही है, क्या उनको जो गाइडलाइंस दिए गए हैं क्या उसका वो पालन नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं। होता है दरअसल ये है कि जब तक आपको स्वयं ये कोरोना का अटैक आप नहीं झेल रहे हैं, जब तक आपको कोरोना नहीं हुआ है, बहुत जरूरी बात है, तब तक आपको ऐसा लगता है कि कोरोना ना हमको हुआ है ना हमको हो सकता है, अगर होगा भी तो हम इससे निपट लेंगे। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके घर में
कोरोना की वजह से कोई ना कोई कैजुअलिटी हुआ है और जो लोग कोरोना से उबरकर सामने आए हैं। तो मुझे ये लगता है आलोक की ये वक्त ऐसा है कि सभी लोग एक साथ जुटकर एक साथ आकर ये तय करें कि आगे हमको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह से इस संकट से हमें पार पाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर्स जो नसीहत दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस हमें कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क पहने, डॉक्टर्स और भी एहतियात बरतने की बात जो कह रहे हैं वो हमें बरतना होगा। अगर हम वो बरतते नहीं हैं तो धीरे धीरे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो और बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ूं तो मुझे आप 30 सेकंड का वक्त दीजिए। बिल्कुल। अभी उत्तर प्रदेश के पूरे हालात किस तरह हैं, कुछ आंकड़े मैं अगर आपको पढ़ दूं तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा, दर्शकों को भी समझ में आएगा, जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि स्थिति किस कदर धीरे धीरे खराब होती जा रही है। प्रदेश की अगर हम बात करें, मेरे पास कुछ डाटा है, सरसरी निगाह से मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में कुल 7,23,582 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 9,309 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़ा आंकड़ा, सोचिए, बड़ा आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है। मंगलवार को 18,021 नए मरीज मिले, 85 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कुल 75 जो जिले हैं उनमें से 72 जिलों में एक्टिव मामले 100 से ऊपर हैं। आप सोचिए, पूरा प्रदेश कोरोना के चपेट में है और इस स्थिति में अगर राजनीति होगी और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो इस सवाल का जवाब आगे हमको देना होगा। आगे सुनिए, 14 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक है। मैं अगर 72 जिलों की बात कर रहा हूं, वहां 100 से ऊपर है। जहां 14 जिले की ऐसे जिले की बात मैं कह रहा हूं जहां एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक है। बताइए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में एक दिन में 5,382 नए केस सामने आए। आप सोचिए, राजधानी है, राजधानी में सबकी निगाहें होती हैं, वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी। सरकार, पूरी सरकार वहीं पे रहती है। बिल्कुल। जो ब्यूरोक्रेसी है सब वहीं पे रहते हैं, सारे शासन वहीं से चलते हैं। वहां की मैं स्थिति बता रहा हूं। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में अब तक 1,371 मरीजों की मौत हुई है। पूरे प्रदेश की जब मैंने बात कहा था तो 9,309 थे। सिर्फ लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो अब तक 1,371 मरीजों की मौत हुई है। आगे बढ़ता हूं मैं। लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,385। ये भी आंकड़ा बड़ा है क्योंकि होली के तुरंत बाद ये हुआ है। अभी अगर हम काबू नहीं पाते तो आगे क्या होगा ऊपर वाला जानता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की मैं बात करूं तो 24 घंटे में 1,856 नए मामले सामने आए। 8 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। कानपुर में 1,271 नए केस मिले और 10 लोगों की मौत हुई है। बनारस में 1,404। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्थिति किस तरह से खतरनाक है। बिल्कुल। और अब तो सूबे के मुख्यमंत्री को हो गया है, तो हम सबको आगे आके कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी कि आगे आंकड़ों में कमी आए। और जो लॉकडाउन की बार बार बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन से बचना क्यों है। अगर स्थिति इतनी खराब हो रही है तो लॉकडाउन पे विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रॉपर उसको लॉकडाउन का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही है जो ब्रेक द चेन है। ब्रेक द चेन। तो कुछ इस तरह से अब उत्तर प्रदेश के भी सरकारों को करना होगा, वहां के सरकार को एक कोई कड़ा फैसला लेना होगा जिससे कि मुझे लगता है कि आंकड़ों पर हम लगाम लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश चंद जी, जिस तरह से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ने आपके सामने आंकड़े रखे, ये आंकड़े इसलिए बताने बहुत जरूरी थे ताकि ये समझा जा सके यहाँ पर कि किस तरह से गंभीर परिस्थितियां हो गई हैं। छोटा सा हम यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के पार हरीश चंद जी मैं आपके पास आऊंगा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या तैयारी है और किस तरह से हम कोरोना को पीछे धकेल पाएंगे। आप सबका स्वागत है। तो लगातार चर्चा हमारी हो रही है कोरोना महामारी पर, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सिद्धार्थ गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमें लगातार सलाह यहां पर दे रहे हैं, प्रेम शंकर सिंह सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्राइम न्यूज के हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो हरीश चंद जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अब आगे की तैयारियां क्या। देखिए आंकड़े इतने ज्यादा हैं, इसको नाराजगी के तौर पर भी नहीं लेना चाहिए और एक प्रश्न के तौर पर ना लेकर एक संकेत के तौर पर अगर आप लेंगे कि एक अलार्म है हम सब के लिए कि अगर अभी हम नहीं जगे
तो संपूर्ण लॉकडाउन भी इसका कोई हल नहीं हो पाएगा। अगर हर घर में एक बीमार हो जाएगा तो उसको चिकित्सकीय सुविधाएं कहां से मिलेंगी? अगर हर कोई एक अगर गली मोहल्ले से अगर कोई एक्सपायर होने लग गया तो सोचिए पूरे प्रदेश की, पूरे देश की परिस्थितियां क्या हो जाएंगी। तो रणनीति अब आपके पास क्या है? उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। हरिचंद जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? कॉल ऑन होल्ड। इन तक अभी मेरी आवाज नहीं जा रही, तो हम सिद्धार्थ गुप्ता जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, मैंने शुरुआत में ही एक बात बोली थी कि पिछले साल की परिस्थितियों में इस साल की परिस्थितियों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इस बार डॉक्टर्स भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, पुलिस वाले भी हैं बीमार, मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। अब सोचिए कितनी गंभीर परिस्थितियां कि जो ऊपर हमको बचा रहे थे, अब तक घर घर हमको राशन दिया गया, जगह जगह एम्बुलेंस एक फोन पर पहुंची, अब वो परिस्थितियां शायद ना रह पाएंगी अगर हमने लापरवाही की। 8-10 दिन बाद तस्वीरें भयावह हो सकती हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां करने की हमको अभी तुरंत जरूरतें हैं? डॉक्टर एज अ एंटी कोरोना टास्क फोर्स मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर एडवाइजर जी, पहले तो मैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता देते हैं क्योंकि चैनल के माध्यम से दर्शकों को इस समय ज्यादा डॉक्टर पता लग जाएगा। जो हमारे दो, मैं प्रेम शंकर बोल रहा हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जी जी, मैं बस दो चीजें पहले बताइए। अचानक मामले इस बार क्यों बढ़े, ये इस बार कितना ये खतरनाक है और इसके बचने के उपाय क्या है, क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर आगे की हम बात करेंगे। बिल्कुल जी। जो हमारे मामले ज्यादा बड़े, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था इस पे जाने से पहले कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक होती लेटेंसी। तो वायरस अपने म्यूटेशंस को चेंज हो जाता है, रेप्लिकेट करता है। जब उसके म्यूटेशंस होते हैं तो वो जो म्यूटेशंस ऑलरेडी स्प्रेड करते हैं, और जब भी डायनल वेरिएशन, क्लाइमेट्रिक कंडीशन चेंज होती हैं या फिर जहाँ पे नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा जाता है, लापरवाही होती है, तो केसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि केसेस हमें इस समय आज की डेट में टेस्टिंग बहुत अच्छे से अवेलेबिलिटी है। टेस्टिंग अवेलेबिलिटी है तो हमें पता है कि कौन सा केस पॉजिटिव है, उसके बेस पे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और ये सब कर सकते हैं। अब जनरल पब्लिक के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिससे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक और जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस है कोविड-19 के, वो पूरे कंप्लीटली क्योरेबल हैं। उन पेशेंट को जिनको कम से कम जैसे कोई हल्का सिम्टम, जैसे कोई फीवर आता है या बुखार लगता है या फिर वो किसी तरह की कोई ड्राउजीनेस लगती है, वो अपने आप में बिल्कुल आइसोलेट कर लें। पहली बात, पैरासिटामोल ले लें। पैरासिटामोल को वो 3 टाइम्स अ डे आराम से बड़े सेफली ले सकते हैं। अगर उनका फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो उनको इस समय मैं आपको बताऊंगा कोई पैरासिटामोल की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, स्पेशली उन मरीजों का जिनका 50 kg से वजन ज्यादा है और अगर उनका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। एक और मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन भी काफी हेल्पफुल दवाई है, वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत इजीली अवेलेबल है जी। हम सब डॉक्टर्स इस चीज के ऊपर, हम लोगों ने अपने जितने भी 1 साल के पैंडेमिक में जो हमने पेशेंट को देखा है और जो ठीक करा है, तो आइवरमेक्टिन एक कारगर साबित हुई है। 200 माइक्रोग्राम kg, एक उसके 12 मिलीग्राम के टैबलेट एग्जाइज डोजेस को ले सकते हैं। खाली पेट ना ले कोई भी दवाई, कुछ खा के ले, हल्का लाइट खाना खा के ले सकते हैं। ठीक। जहाँ पे इनके गले की बात है, जहाँ पे गले की खराश है, अगर उनको कोई सोच लगता है, ड्राई कॉफ आता है, तो एंटीबायोटिक होना बहुत जरूरी है, जिसे हम एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन इज द सेफेस्ट एंटीबायोटिक व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट। ठीक है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि अब पॉजिटिव, अब रिपोर्ट आ गई है, अब टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है, कोविड पॉजिटिव है, ये तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स है जो आप पेशेंट अपने आप को सेल्फ क्योर में ले सकते हैं। अब जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उसमें पेशेंट को अपने जो हमारे नियमित रूप से जो हमारे प्रोवन केसेस है, जैसे विटामिन सी का हम जो ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, बीकासूल्स ले रहे हैं, वो अपना जरूर लें। कोविड नेगेटिव, कोविड पॉजिटिव, कोविड इंटरमीडिएट पेशेंट जितने भी हैं, वो सब के सब स्टीम इनहेलेशन लें। ये एक ओरोफेरिंजियल वायरस जो ट्रैक्ट से जाता है लंग्स की तरफ, पल्मोनोलॉजी, लंग्स को, पल्मोनरी ऑर्गन्स को सबसे पहले ये इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उससे और बॉडी में ना फैले। स्टीम इनहेलेशन 3 to 4 टाइम्स अ डे। ठीक। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप भी एंटी कोरोना टास्क फोर्स में आपने लगभग 1 साल से आपने लगातार काम किया है। सरकार के लिए अब आपके क्या सुझाव है कि सरकार को किस
मुद्दे पर, किस रणनीति पर लगातार काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती, आंकड़ों में कमी है, जिससे कि आंकड़े हमारे धीरे धीरे कम हो, और जिस तरह भयावह स्थिति की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि अभी देखिए ये 1.5 लाख आंकड़े उन लोगों के हैं जो कि अभी अस्पताल पहुंचे हैं चेक कराने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक इसको सर्दी जुकाम मानकर अपने घर में ही बैठे हुए हैं। तो अगर वास्तव में चेकिंग की जाएगी तो 3.5 लाख 4 लाख का आंकड़ा, कोई मैं बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर नहीं बोल रहा हूं। सरकार को किस तरह से अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए? सरकार को उन्हीं रणनीति पे काम करें जो पहले से हम लोग जो नीति आयोग और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो मीटिंग चला करती थी, डॉक्टर हर्षवर्धन और माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, हम सब लोग पूरा बैठा करते थे, और हमारी चीजें थी, सबसे पहले टेस्टिंग का बढ़ावा देना, टेस्टिंग के साथ साथ बढ़ावा जो हम दे रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे वैक्सीनेशन, जो हमारे वैक्सीनेटर जो नहीं हो पाए, जो वैक्सीनेशन जो रह रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन अपने आप में एक बहुत प्रिवेंटिव मेजर है, कारगर साबित हो रहा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जितना भी हमारे रोल ऑफ आयुष काढ़ा और जो हम पहले भी फोकस करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जो योगा प्राणायाम, अपने आप को एक्टिव रखना, ये भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत जरूरी है, जब तक पूरी तरह से इसकी ठोस दवाई नहीं है तब तक कड़ाई प्रिकॉशंस भी अपने आप में बहुत जरूरी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये रणनीतियां सरकार की होनी चाहिए, लेकिन जब बात विपक्ष की होगी तो आपकी भी कुछ रणनीति होगी, क्योंकि ये बात इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंचायत चुनाव बिल्कुल सिर पर है। पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे होंगे। कल ही है, हाँ, पहले फेज का कल ही चुनाव वहां पर संपन्न होना है। इस मौके पर आप किस तरह की नजीर पेश करेंगे पूरे प्रदेश के सामने? अपने कार्यकर्ताओं को आप समझाएंगे कि नहीं, आपको ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है, कम से कम कार्यकर्ता मैदान पर जाएं, कम से कम कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग पर जाएं, ताकि संक्रमण की चैन को हम तोड़ पाए? आपकी रणनीति क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस दिन से उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव शुरू हुए हैं, और कोरोना जैसी महामारी दोबारा से जो फैली हरीश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। पार्टी कोई ऐसी बड़ी ना तो मीटिंग करने के पक्ष में और ना ही इस तरह की कोई काम करने के पक्ष में, जिससे कि संक्रमण में बढ़ सके, और हम पूरा सहयोग करेंगे सरकार का। लेकिन मेरा सवाल वही है, जो जिम्मेदार लोग हैं, अरे हम जनता है, हम विपक्ष है, हम एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का पालन कर सकते हैं, घर से ना निकलेंगे पालन कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार को करनी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार को करनी है, और बेड की व्यवस्था सरकार को, अस्पताल और दवाइयों की व्यवस्था सरकार को करनी है। ये सरकार बताए कि जो आज की स्थिति में, जो अभी आपने एक आंकड़ा बताया कि 1.5 लाख लोगों ने जांच कराई है और 27,000 एक्टिव मामले हैं, मैं आपको बता दूं, मेरा कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो बीमार ना हो। हर रिलेटिव जिसको फोन करो, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, और वो घर में अपने पड़ा है चुपचाप, उनके पास सिर्फ मेडिकल स्टोर से दवाई लाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वो डर के मारे कहीं जा भी नहीं पा रहा है, दिखा भी नहीं पा रहा है, जांच भी नहीं करा पा रहा है। तो सरकार को जो अस्पताल बनाने हैं, जो चाहे वो कॉलेज में अस्पताल बनाने हो या तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जहां अस्पताल बनाया जा सकता है। सुनिए तो मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। आपने जो बातें बोली, सरकार को ही व्यवस्था करनी है, अस्पताल में मरीजों का ठीक से इलाज हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, इंजेक्शन हो, सारी चीजें सरकार करेगी। लेकिन मालूम है, हम और आप जनता कितना बड़ा एक काम कर सकती है कि इन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम सीमित हो जाएंगे, अगर हम मर्यादित हो जाएंगे, तो शायद इतनी दवाओं की, इतनी सिलेंडर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी भूमिका ज्यादा बड़ी है सरकार से। आलोक जी, इस तरीके से महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे वहाँ कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, लेकिन महानगरों में पंचायत का चुनाव नहीं होता है। सरकार को तत्काल रूप से महानगरों में ऐसे नियम ला देने चाहिए जिससे कि कहीं पे भीड़ ना हो, कहीं पे लोग इस तरह ज्यादा आए ना, जहाँ जरूरी है वहीं पे सिर्फ जनता जाए, उतने ही काम करे। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन नहीं किया दूसरे फेज में, लेकिन प्रेम जी कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात? हरीश जी, उन्होंने नियम कानून बना दिए और इस तरह बना दिए कि वहाँ की जनता ने उस चीज को माना। ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। सोच ही नहीं रही है, हरीश जी, सोच रहे, कोई बात हरीश जी से मेरा एक सवाल है। हरीश जी, ठीक है मनोज जी, मनोज जी जो सवाल उठा रहे हैं, मनोज जी जो बात कह रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि काबू में लाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है कि उसके हाथ में है ही नहीं, सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा, सरकार एकदम हर मोर्चे पर विफल हो रही है। थोड़ा जवाब दीजिए मनोज यादव जी को, बताइए
कि वो कैसे सरकार ठीक कर रही है, क्या करेगी सरकार, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से फेल्योर है विपक्ष की नजर में। मैं सिलसिलेवार एक एक बात का सभी बातों का जवाब दे रहा हूँ। बस जी। ये मैं आग्रह करूंगा कि अनइंटरप्टेड रहे। जी देखिए, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करेगी, सद्बुद्धि आई। अन्यथा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना वैक्सीन पे सवाल खड़े करके जितना भ्रम हो डाल सकते थे कोरोना को लेकर के इन लोगों ने डाला था, जिससे जनता में दिग्भ्रम पैदा हुआ। और इनके बहुत वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने तो कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। और वो जो अपने अखिलेश जी हैं उन्होंने भी मना कर दिया था कि तो बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। नरेंद्र गिरी जी जिनसे मिलने गए थे हरिद्वार में, अखिलेश जी, वो संक्रमित थे, फिर भी वो चले गए उनसे मिलने के लिए। तो कहीं न कहीं ये लोग जो इतने जिम्मेदार व्यक्ति के उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे थे, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो हरी मासेज में इस तरह के एक भ्रम का वातावरण बना और लोग कोरोना को बहुत हल्के में लेने लगे। आज जब गंभीर स्थिति बनी और जब अखिलेश जी खुद भी संक्रमित हो गए, तो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो सरकार का सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरी बातों पे आता हूँ जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, जो सरकार व्यवस्था कर रही है। देखिए, जो लोग असिम्प्टोमेटिक हैं या इस तरह के हैं या उनको थोड़ी बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है, सरकार ने हेल्पलाइन डेस्क शुरू की है जिससे 50 डॉक्टर सुबह से 3 बजे तक बैठते हैं और उनके फोन नंबर भी सबके डिस्प्ले किए गए हैं। डिपार्टमेंट वाइज उनके फोन नंबर डिस्प्ले किए गए हैं। किसी मरीज को कोई दिक्कत हो, किसी मरीज को, अरे भैया आप मनोज सुन लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, कानून मंत्री का फोन नहीं उठाते हैं। लखनऊ के इतिहासकार मनोज जी सुन तो लीजिए एक बार, मनोज जी पहले सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, नहीं फिर वो भी फिर आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर आप भी नाराज हो जाएंगे तुरंत, फिर आप लड़ने लग जाएंगे दोनों। ऐसा मत कीजिए, रुकिए। हरीश जी बोलिए। आप मेरी बात को मनोज जी, आपका ही मौका आएगा। तो ये जो डॉक्टर की एडवाइस है वो तो इस तरह से उपलब्ध है। कोविड हेल्प डेस्क सारे सरकारी कार्यालयों में बनाए गए हैं, हर जिले में बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम सब जिले में बनाया गया है और प्रदेश में जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है उससे भी मॉनिटर किए जा रहे हैं। कई प्राइवेट, कानपुर में, प्रयाग में, लखनऊ में कई मेडिकल कॉलेज टेकओवर किए गए हैं कोविड हॉस्पिटल के रूप में और 4700 एम्बुलेंसेज उत्तर प्रदेश में 108 उपलब्ध है, जिसमें 50% माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल कोविड के लिए किया है। जो बात और इस तरह से जो बेड बढ़ाने की बात है वो 5000 केजीएमओ को बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। हरीश जी, 5500 हरीश जी सुनिए तो, हरीश जी, प्राइम न्यूज ने आज इस बहस को रखा क्यों, हम आपको इसका एक बार मकसद पहले यहाँ पे समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। हमारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, वो इतनी सीमित हैं कि अगर मान लीजिए हमारी आबादी का 1/4 भी अगर संक्रमित हो गया ना, कोई आपके पास ऐसा मेडिकल का स्टाफ नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम फिर लोगों को बचा पाएंगे। इस हिसाब से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो शायद आपके लिए भी आसानी होगी तैयारी करने में और पूरी जनता भी इस बात को अगर समझेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। आलोक जी, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन एक बात जो व्यवहारिक बात है जी, उसको सबको समझना पड़ेगा जी। देखिए, आप बेड तो कहीं लगा लीजिए, लेकिन डॉक्टर आप कहाँ से लाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से लाएंगे? यही बात मैं भी बोल रहा हूँ। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कहीं फैक्ट्री तो बनेंगे नहीं। ऑक्सीजन की कमी के लिए 30 जिलों में अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं और जो जांच की फैसिलिटी है 12 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि जो निजी लैब होंगे उनमें भी सरकार भुगतान करेगी जांच के लिए। वो RT-PCR जांच के लैब भी बनाए जा रहे हैं। तो जो 215 लैब में इसकी जांच भी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जांच हो। अभी कल जो जांच थी वो 2,15,000 एक दिन की थी। तो इस तरह से जो फैसिलिटीज है, जो किस तरह से हम जो भी लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उसको फैसिलिटेट कर सकें, इसके लिए सरकार कोई भी कोई कसर नहीं
उठाने दे। जो निजी मेडिकल कॉलेज में, निजी अस्पतालों में भी जो इलाज हो रहा है संक्रमित लोगों का, उसका भी खर्चा सरकार उठा रही है। अच्छी बात तो है। ये जो सरकार का की प्रतिबद्धता है और जो जिम्मेदारी है, उसको सरकार पूरी शिद्दत से कर रही है। कोई उसमें जरा सी कहीं कोताही नहीं है। सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन हमको तमाम समस्याओं की व्यवहारिकता समझनी पड़ेगी। ठीक। मान लीजिए एक अस्पताल में 20 एम्बुलेंसेज हैं और एक ही समय में 50 कॉल आ गई या 100 कॉल आ गई, तो कोई जो वहाँ का CMS है जो या CMO है, वो उसको 100 एम्बुलेंसेज में नहीं परिवर्तित कर देगा, वही उन लोगों के ले जाएंगी। तो कभी कभी ये व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं कि कई बार गंभीर पेशेंट को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और जिसके वजह से कई बार जीवन को भी खतरे हो जाते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो परिस्थिति है, जो व्यवहारिक स्थिति है, उसको हम सबको संज्ञान में लेना पड़ेगा। ठीक है। जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आप एक लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एक डॉक्टर है जो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है। एग्जैक्टली। सरकार ने कहा आप उसी बिंदु पर आए जिस बिंदु पर मैं आपको लाना चाहता था कि हमारी एक सीमा है, हम जितना हम उसको खींच सकते हैं उतना ही हम खींच पाएंगे। एक्सपेंडेशन की हमारी एक सीमा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो 3rd ईयर और 4th ईयर के छात्र हैं MBBS को, उनको भी ड्यूटी पे लगाने की बात कही है, उसको भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो वो जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज हो सकती हैं, जो ऑनलाइन हो सकती हैं, जो वीडियो कॉलिंग से हो सकती हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स को लगा के हो सकती हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर को जगहों पे, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन जावेद जी से भी यहाँ पर ले लेते हैं। जावेद जी, आपको क्या लगता है, जितनी तैयारियां ये अपनी बता रहे हैं, क्या वो उतनी काफी हैं, या आप इनको कुछ ऐसे सुझाव यहाँ पर देना चाहेंगे जो कि सरकार को मानने चाहिए? देखिए आलोक, निश्चित रूप से गाल बजाने से फायदा नहीं है। ये गाल बजा के अपने आप की ब्रांडिंग कर लेना और कि हमने सब कर दिया, ये वो समय नहीं है। हम जब मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से सुझाव गए और उसके पहले भी हम लोग सुझाव देते रहे। अभी हरीश जी बड़ा उदाहरण दे रहे थे कि ये संभव नहीं है। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक काम तो सब जनता करेगी। मेडिकल कॉलेज से योगेश प्रवीण जी का घर कितनी दूर था, जो 3 घंटे तक जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाए आप, और वो मौत के मुंह में चले गए। और सरकार के मंत्री फोन करते रहे, CMO ने फोन नहीं उठाया। ये कितना दुखद था। लखनऊ का एक इतना बड़ा इतिहासकार, पद्मश्री पुरस्कार विजेता आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने लखनऊ की शान को, उसकी पूरी इतिहास को जो है पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया सकारात्मक रूप से। हम उनको नहीं बचा पाए जब सरकार के मंत्री लगे रहे। तो ये मत गाल बजाना बंद कीजिए। ये जो कुछ हम सवाल कर रहे हैं, 850 बेड थे लेवल 3 के, अब 503 क्यों बचे हैं? ये टीम 11 और मुख्यमंत्री जी बेड कहाँ ले गए? लखनऊ तुलनात्मक अध्ययन करिए, 4 गुना से अधिक तेज रफ्तार है संक्रमण की। और उसके बाद हमारी स्थिति क्या है? हमारे हॉस्पिटल के जो 4 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, 200% से अधिक का उछाल आया पिछले 5 दिन में। नहीं, आंकड़ा बढ़ा होगा जो मेरे पास था। 5 गुना लखनऊ बनारस का भी 5 गुना था 4 दिन पहले। इन आंकड़ों की संवेदना को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, है कि हमें चेन को तोड़ना पड़ेगा। हम बगैर चैन को तोड़े हुए इस संक्रमण से लड़ने में अक्षम है। सरकार क्योंकि बिल्कुल अक्षम साबित हुई है, अपंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये PR और ब्रांडिंग के बल पे खाली बात करते हैं। ये सुझाव को आलोचना मानते हैं आलोक जी, और सरकार की अगर आलोचना कर दो, विपक्ष कर दे या कोई व्यक्ति कर दे, आऊंगा आपके पास। पहले भी हम प्रेम जी के पास एक बार जाएंगे। उसको जेल जाना है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेंगे। ये किसी अच्छी बात को, यहाँ शमशान और कब्रस्तान में 100 की लाइन लगी हुई है। जो आलमबाग का शमशान है वहाँ पर सड़कों पर है, लेकिन सरकार कह रही है कुछ नहीं है, सब ठीक है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। अरे ये संक्रमण बढ़ क्यों रहा है? सरकार भी तो कुछ अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करे। ये शराब ठेके और बादल साहब फिजिकल डिस्टेंसिंग करा रहे हैं। ये रोडवेज बसों पर या प्राइवेट जो हमारा परिवहन है, इस पर क्यों नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग करा रहे हैं? ये तो सरकार कर सकती है। आप चाहते हो कि जनता न बैठे। जब जनता, जब सवारी
बैठेगी तो कंडक्टर भी बैठ जाता है कि भैया जब तक सवारी नहीं भरेगी हम नहीं जाएंगे सरकारी बस है। तो क्या हुआ, हमारा भी टारगेट है, हमको भी पूरा जो है इनकम देनी है। अगर इनकम नहीं देंगे तो यार हमको छुट्टी पे बैठे। इन समस्याओं पर भी तो गौर करे सरकार। ठीक है जावेद जी, व्यावहारिक रूप से जमीन पर क्या है। बिल्कुल प्रेम जी, सभी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज का इंतजार किया जा रहा है कि जब इतने ज्यादा केस आ जाएंगे फिर संपूर्ण लॉकडाउन भी उसके सामने फीका लगेगा। जो भी परिस्थितियां आज अभी हैं, अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कुछ दिन सरकार सख्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो मामले आ रहे हैं उनमें गिरावट धीरे धीरे आने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि चाहे सरकार की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, जनता की तरफ से हो, हर किसी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि चलिए जब विकट परिस्थितियां आएंगी तब देखेंगे, जब हम बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे। जावेद जी आपसे नहीं प्रश्न, आपसे नहीं प्रश्न। जावेद जी एक सेकेंड, जावेद जी आपसे नहीं है प्रश्न, मेरा आपसे नहीं है, प्रेम जी से। इसमें है क्या, दरअसल जो पिछला जो लॉकडाउन हुआ था उससे सरकारें थोड़ी सी डरी हुई हैं। उसमें हुआ क्या था कि आर्थिक रूप से नुकसान बहुत हुआ था। बिल्कुल। तो लॉकडाउन से बचने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि आप अपनी परिस्थिति देखिए, वहां के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं। और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां संक्रमितों की जो संख्या है उसको देखिए कि आप उसको कैसे काबू में पाते हैं। और ये आप तय कीजिए कि कौन सा जोन ऐसा है जिसको हम कंटोनमेंट जोन में रख सकते हैं, वहां पे सख्ती बरतिए, वहां पे लॉकडाउन कीजिए। लेकिन बार बार सीएम योगी भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन अभी लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो हम एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है, जनता को कह रही है, अपने आला अफसरों को कह रहे हैं, या जो भी फ्रंट पे वॉरियर पुलिस हो या कोई भी हो, वो ये चाह रहे हैं कि हम सख्ती बरत कर, हम सावधानियां बरत कर वो चीजें कंट्रोल कर लें और आंकड़ों में कमी ले आए। लॉकडाउन हमें न करना पड़े। लॉकडाउन करने का मतलब है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं वाली बात है, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार इससे बचना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना होगा कि अगर कोरोना का रफ्तार इसी तरह से बढ़ता रहा तो ऐसा ना हो कि जिस वजह से हमने ये फैसला नहीं लिया पहले लॉकडाउन का, बाद में आपको मजबूरन ये फैसला लेना पड़े। क्योंकि सड़क पर कम से कम मैं तो ये नहीं देख पा रहा हूं कि लोग सतर्क हैं। बिल्कुल नहीं है। सरकार की 1000 कमियां हैं, सरकार की 1000 कमियां गिनाई जा सकती हैं। सरकार बेड नहीं दे रही है, सरकार एम्बुलेंस नहीं दे रही है, सरकार इलाज नहीं करा पा रही है। लेकिन उसका नौबत तब आता है जब आप सावधानी नहीं बरतते हैं। मैं जनता को इसलिए बार बार कहता हूं कि हम अपनी जिंदगी, जैसे हम अपनी सारी चीजें सरकार के भरोसे बहुत कम चलते हैं। सरकारी नीतियों, सरकार के फैसलों के हिसाब से अगर जनता देश के चले तो हमको नहीं लगता कि 2 दिन की रोटी भी उन्हें मिले। तो लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। जो हमारे हाथ जावेद जी आऊंगा आपके पास, हमारे हाथ में जो है, जो जनता के हाथ में, कम से कम वो सावधानी बरत लें। और जो प्रिकॉशंस लेने की बात की जा रही है लगातार, वो प्रिकॉशन ले। 2 गज की दूरी, सार्वजनिक जगहों पे जाने से बचे, मास्क लगाएं। वो नौबत ना आए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे जो जानकारी है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे जो रिपोर्टर्स दे रहे हैं, प्राइम न्यूज के रिपोर्टर्स दे रहे हैं, अस्पतालों में भी बुरा हाल है। बुरा हाल, जो लोग एडमिट हो जा रहे हैं, जिनका इलाज वहां पे हो रहा है, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे नर्सेज नहीं है, वहां पे स्टाफ जो है, अस्पताल के स्टाफ वहां नहीं है। तो जो जरूरी इलाज होना चाहिए वहां पे नहीं हो पा रहा है। कई जगह ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही है। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। फिर मैं आप चर्चा को बढ़ाए, एक आंकड़ा ये भी डराने वाले आंकड़े मैं कुछ आपको दे दूं। मैंने इससे पहले उत्तर प्रदेश की आंकड़ों की बात की थी। अब पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, देश भर की बात, जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े थे अभी तक, उसमें करीब 1,84,000 जो 372 केस आए। आप सोचिए किस कदर, किस रफ्तार से आंकड़े, 2 लाख से बस बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। पिछले 24 घंटे में 1027 लोगों की मौत हुई है। मैं देश भर की बात कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में, हालांकि एक ये पॉजिटिव खबर भी, ये भी मुझे देना चाहिए, क्योंकि जो लोग डर रहे हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, उनके लिए पॉजिटिव भी ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। यदि आप एहतियात बरत रहे हैं और प्रॉपर उनका इलाज हो जा रहा है, अस्पताल में उनको डॉक्टर मिल जा रहे हैं, वहां ऑक्सीजन मिल जा रहा है, और जो जरूरी दवाएं हैं उनको मुहैया हो जा रही हैं, तो उनके लिए खबर है कि पिछले 24 घंटे में 82,000
339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। यानी कि जहां पे व्यवस्थाएं हैं, जहां की सरकारें काम कर रही हैं, बिल्कुल, जहां के अस्पताल हैं वहां काम ठीक हो रहा है, वहां से ये रिपोर्ट्स हैं। यानी कि कुल कोरोना के केस अब तक जो है 1,38,73,825 यानी करोड़। कुल जो डिस्चार्ज हो गए हैं वो है 1,23,36,000। कुल एक्टिव केस जो है 13,65,704। कुल जो मौतें हुई हैं 1,72,085। और अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका आंकड़ा अगर मैं बता दूं आपको तो 11,11,79,578 डोज दी गई है। ये एक पूरा खाका है, ये पूरा देश का एक खाका है, उत्तर प्रदेश का एक खाका है। 10 सेकंड और मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, जो भी लोग हैं 2 मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। एक, जो सरकार प्रशासन जो नीतियां बना रहे हैं वो नीतियां ठोस हो, उससे इस तरह से अमली जामा उसको पहनाया जाए कि आंकड़ों में कमी है। दूसरा सबसे बड़ा जो सोर्स है जहां से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आम जनता है, वो आम लोग हैं। वो लोग अगर एहतियात बरत लें, वो अगर ब्रेक करते हैं इसको कहीं पर, तो वहां से आंकड़े अपने आप कम हो जाएंगे। यानी आम जनता इस अपील को माने, सरकार की अपील को माने, प्राइम न्यूज की अपील को माने, और इस अपील को मानते हुए जो एहतियात बरतना चाहिए, मास्क लगाए, अगर कोई भी शंका हो तुरंत टेस्ट कराए। डॉक्टर सिद्धार्थ कह रहे थे टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधा है देश भर में, अब टेस्टिंग हो रही, तुरंत टेस्ट कराएं, अपना इलाज कराएं, और जो हमसे बन पड़ता है वो करें। और मीडिया का जो काम है अवेयरनेस फैलाना, वो काम हम कर सके आलोक। बिल्कुल, समय हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से अपनी राय रखी, जिम्मेदारी से आप सबने बात रखी, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, चाहे डॉक्टर सिद्धार्थ रहे हों, और चाहे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हों। सभी ने बहुत ही जिम्मेदारी से आंकड़ों का विश्लेषण किया है। एक दूसरे पर आज टीका टिप्पणी से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि कोरोना से हम जीतेंगे कैसे। और आज प्राइम न्यूज आपको यह कहता है, अक्सर आपने सुना होगा डरना मना है, लेकिन अब डरना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।